शेयर किया गया था। प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए, जो कि क्राइटेरिया का आपका टेस्ट सीरीज और आपका जो अभी कंटेंट बताया जा रहा है उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने अपने सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आपका है कम्युनिटी पे, जिसमें आपको बीपीएससी टीआरई 3 में कितने आपके मार्क्स चेंज हुए हैं। तो 4 नंबर कम होने वाले 32% लोग हैं, 3 नंबर कम होने वाले, 2 नंबर कम होने वाले, 1 नंबर कम होने वाले, 8% जो है ऐसे लोग हैं जिनका या तो नंबर वही रहा है या फिर इंक्रीज हुआ है, वही रहा है बाकी कुछ लोगों का। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जो है फाइनल आंसर की आया है कि आप उससे संतुष्ट है, तो यस कहने वाले हैं सिर्फ 31% लोग हैं और नो कहने वाले 65%, यानी आधे से ज़्यादा जनता जो है वो उनको संतुष्टि नहीं मिली है जो आंसर की प्राप्त हुआ है। चलिए नोट 10 प्रो से चलाया जा रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं और कमेंट में बताने वाले कुछ लोग हैं जो उनका हम कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह से देख सकते हैं नहीं, और CO2 वाला जो आंसर है वो गलत मानते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं CO2 वाला जो है क्वेश्चन जो है बीपीएससी पहले सही दिया था SO2, बट उसको आप दोनों को सही मान करके डी दिया गया। इस तरह से जो 4-5 क्वेश्चन जो चेंज किया गया है, एक इसमें भी डी माना गया है। ताइवान और तिब्बत को जो है पवित्र क्षेत्र के रूप में, जो किस क्षेत्र में चीन जो अपना पवित्र क्षेत्र आपका होने का दावा करता है, तो दोनों को करता है। इसमें पहले आपका दिया गया था। नेक्स्ट अगर बातें करें, नेक्स्ट हम बात करें, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका निकल के नहीं आ रहा क्योंकि इसमें जेंडर दिया नहीं गया था। ई ऑप्शन से आपको मैंने चर्चा किया था। इसमें से बी ऑप्शन आपका दिया गया, जो भारत के संविधान के प्रस्ताव में न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ये आपका बी ऑप्शन में सही है। और ये देख सकते हैं एक नोटिस जारी किया गया है, जो लोग TRE 1 और TRE 2 के दौरान चयनित हो चुके हैं और उनका आपका सिलेक्शन से, यानी कि जिनका सीटेट में 90 नंबर नहीं है, अदर स्टेट वाले, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। सीटेट में आपका 90 नंबर से कम अंक प्राप्त करने वाले उन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा, यानी उनको बाहर किया जाएगा। इज्जत के साथ नहीं बल्कि बेइज्जती से उनको बाहर किया जा रहा है। इनको बेइज्जती से पत्र की छाया प्रति उसको संलग्न करना होगा। बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग के जो 9 से 10 में और 11 से 12 में जो है आपका चयनित हो चुके हैं और उनको 50% अंक लाना मैंडेटरी थे। 50 अंक से कम प्राप्त करने वाले सेवा मुक्त किया जाना होगा। और उक्त जितने भी लोग हैं, उक्त बिंदु पर सभी को निर्देशित किया जाता है, आप अपने विद्यालय से कार्यरत विद्यालय यानी अध्यापकों को सीटेट और स्टेट के प्रमाण पत्रों के अपने स्तर से जांच कर ले। यदि उक्त अनुसार कोई भी विद्यालय अध्यापक आप जो है कोई भी विद्यालय अध्यापक आपके विद्यालय में कार्यरत है तो उनकी सूची के साथ प्रमाण पत्रों को जो छाया प्रति जो है यानी फोटोकॉपी, आधार कार्ड की छाया प्रति कॉपी 1 सप्ताह के अंदर हस्ताक्षरित आपका जो किया जाएगा, यानी सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, कार्यालय से समर्पित करेंगे। ध्यान रहे कि यदि भविष्य में कोई भी विद्यालय अध्यापक जिनकी सीटेड स्टेट से उक्त निर्धारित अंक से कम पाई जाती है तो उनके देय वेतन की सारी जवाबदेही आपकी होगी और इन पर जो है यानी पेमेंट उसका रोका जाएगा और उसकी जवाब जो है प्रिंसिपल को दिया गया है। तो ये सारे जो निकल के आए, मोतिहारी चंपापुर में आपका जो है निकल के आया है। और इसमें विषय देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा चरण R1 में, यानी कि चरण TRE 1 और TRE 2 में जितने भी नियुक्त आपको विद्यालय अध्यापकों की जो पात्रता है, सीटेड स्टेट के उत्तीर्ण जितने लोग हैं, आप लोग को भली बात ही पता है, मैंने मल्टीपल टाइम आप लोग को बताया है कि जो लोग सीटेड आपका या स्टेट में आपका जो फर्जी डिग्री वाले हैं या योग्य नहीं है, उन लोग का अगर दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो दिक्कतें होगी। चलिए ये सारे न्यूज़ था। अभी जो कटअप की बात है हम करें, कटअप में जो चेंजेज होगा आपका UR के लिए अगर देखें 75 से 80 के बीच में रखें तो इसमें से ज़्यादा 2 से 3 नंबर डिक्रीज होगा, ज़्यादा नहीं डिक्रीज होगा, इतने आपके डिक्रीज होंगे। रीजन वाइज है, रीजन इसलिए कुछ ऐसे 70-80% लोगों का है जो नंबर डाउन हुआ है, लेकिन 20 ऐसे परसेंट लोग हैं जिनकी नंबर इंक्रीज भी हुए, 20 ऐसे परसेंट। तो वो लोग यहाँ पर आपका ओवरऑल ऑन एवरेज देखेंगे, अगर मेडिटेट करते हैं तो 3 से 2 से 2.5 नंबर आपका बनता है, 2 से 2.5 या 3 नंबर ज़्यादा मैक्सिमम है, इसमें डिक्रीज होगा। यानी अब जो नियर बन के आएगा, तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, यूआर का मैक्सिमम जाएगा तो कम से कम आपका 72 और मैक्सिमम आपका 77 तक आपका जाने की संभावना है। इस तरह से यूआर मेल की अगर बात करें और फीमेल की बात करें तो इसमें भी आपका 1 से 2 नंबर डिफरेंस होगा, लगभग 63 से लेकर के 68 आप रख सकते हैं। बाकी भी EWS के देख सकते हैं, EBC, BC, SC, ST, इसमें से 1-1, 2 नंबर आप कम कर सकते हैं, 1 से 2 नंबर आपका यहाँ पर कम होगा। EWS में वही संभावना रहने वाली है, 1 से 2 नंबर आपका कम होने वाली संभावना है। UR का ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा है, 40% आपका सीट है, इसलिए मैं आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर कम होगा और यहाँ 1 से 2 ज़्यादा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। जितने भी पॉइंटर्स था, जितना भी अपडेट था अभी तक का मैंने आपको बता दिया और यही संभावना है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। आरती गुप्ता 82 में आपका हो जाएगा, इंग्लिश में 60, EWS में आपका है फीमेल में नेहा रानी हो जाएगा उसमें।
EWS। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। राहुल कुमार आपका 69 है, EBC में चांसेस है। बाकी सभी लोग अपना कमेंट कीजिएगा जितने क्वेश्चन है। अभी जितने भी तथ्य था मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। एक एक नंबर पर आपको हज़ारों संख्या मिलेगी, 3 से 4 5 हज़ार लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप लोग को 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार जो आपका स्टूडेंट देखने को मिलेगा। और बाकी कैटेगरीज का है 1 से 2 से ज़्यादा नहीं चेंजेस देखने को मिलेगा, 1 से 2 नंबर से ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए EBC मेल में आपका 74 बन रहा है, 100, हाँ 119 पर ही कटअप बनेगा आप लोग, जो अभी बता रहे हैं आपका JS गेमिंग 119, क्योंकि एक क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया BPSC ने, एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अगर BPSC के साइट पर हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन को उसने डिलीट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है इसको डिलीट कर दिया गया है, निरस्त कर दिया, जिसको हिंदी में कहे इंग्लिश में डिलीट कर दिया गया। ओके 74 में बन जाएगा आपका, हो जाएगा हाँ JS गेमिंग। नेक्स्ट बिल्कुल चांसेस है जो 66 में EBC में हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को भली बात ही पता है, मैंने आपको ये सारे अपडेट आपको दे दिया। चलिए ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि अपडेट में आपको मिला हुआ। जो NTPC के लिए एलिजिबल हैं जिनके पास एज क्राइटेरिया 18 से 36 के बीच में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 21 तारीख से आप 12th लेवल का जो है NTPC में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें सीटों की संख्या 3000 के आसपास है, और 8000 प्लस सीटें जो है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जिसमें 18 से लेकर के 36 वाले एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें से कट ऑफ और किस जोन में आपका सेफेस्ट रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें हम चर्चा करेंगे फ्रीडम फाइटर के लिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपका सेफेस्ट जोन कौन सा रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो आने वाले समय में। और ये देख सकते हैं BPSC में 60% से कम वाले जितने भी लोग हैं उनको बाहर किया जा रहा है। TRE 3 से कई लोग हैं नाराज हैं अभी, क्योंकि उनको जो है आपको मौका नहीं मिला है। TRE 3 में के जो है वर्ग 1 से 5 के जो अंतिम आंसर की दी गई है, 1 से 5 तक का अंतिम आंसर की जो है रविवार देर रात को जारी किया गया, जिससे पहले आपको प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति पर विचार करने के बाद आपको BPSC ने इसे जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में 2 से 3 दिनों में आपको 6 से 8 के जितने भी विषय हैं, चाहे आपका मैथ साइंस हो, आपका बाकी आपके सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश हो, बाकी सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपका अंतिम आंसर की कर दी जाएगी। और 9 से 10 11 से 12 वालों यानी 9 से 12 वालों सभी लोग को प्रोविजनल आंसर की जो है प्राप्त आपते पे विचार किया जा रहा है, जो कि 23 सितंबर तक आप लोग को मिलेगा। और ये अंतिम आदर्श उत्तर रहेगा, किए जाएंगे, अंतिम आदर्श उत्तर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट रमन फ्रीडम फाइटर का 78 में हो जाएगा रमन भारद्वाज। 76 अभिषेक शुक्ला हो जाएगा। UR में आपको PRT के लिए संभावनाएं बनती है, क्योंकि 40% रिजर्वेशन है। अभी आपको मैंने बताया 72 से 77 के बीच में जाएगा, तो इसमें आपका संभावनाएं हैं और भी ज़्यादा बनते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की आने के बाद लोगों के नंबर डाउन हुए हैं। बट इतना भी डाउन नहीं होगा कि आपका कटअप 70 से सीधे 50 आ जाएगा, सीधे 50 आएगा। लेकिन हाँ संभावना है 3 से 4 नंबर का डिफरेंस दिखने को मिलेगा, 3 से 4 नंबर कम जाएंगे आपके। PRT में 80 में हो जाएगा मनीष राज सक्सेना। PGT 80 में बन रहा है आपका, हिंदी में हो जाएगा जनरल में आशुतोष। बताइए सर। रमन भारद्वाज मैंने आपको बता दिया, आपका 79 में हो जाएगा। DB के लिए आप तैयार रहें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो फाइनल आंसर की जब यानी रिजल्ट जब आएगा लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, तो आप DB के लिए आप तैयार रहें, जो कि अक्टूबर के 2nd वीक में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग का TRE 4 की भी नोटिफिकेशन नवंबर में देखने को मिलेगा। चलिए
आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में ही हम आप लोग को बताए थे एज यूजुअल 70th बीपीएससी के लिए हम जो आप प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, और ये लेटेस्ट आज का ही अपडेट है, और आज ही एग्जामिनेशन हुई थी, और ये मॉक जो है आपका करवा रहे हैं आप केजीएस का, आगे खान ग्लोबल स्टडी का है, और जिसमें से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 19 नंबर सेट है, इसका हम एक्सप्लेनेशन एक एक क्वेश्चन हम करेंगे एज यूजुअल, जो कि एडिटेरिया का मैंने आपको कंप्लीट करवाया एक एक क्वेश्चन के साथ, उसको आप जाकर के देख सकते हैं किस तरह से बेहतर ढंग से मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताया है, और उसका लाभ आप उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं सारे कंटेंट, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट आप इसका बनाया हुआ है, वहाँ से जाकर के सभी का आप लाभ उठाइए। घटना चक्र को मैंने मल्टीपल टाइम कंप्लीट किया है, SCRT NCRT का भी कंप्लीट कराया है, उसको जाकर के आप लाभ उठा सकते हैं, जितना आप लाभ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करके आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। कब क्या होगा, ओके। बिहार के कम पर कुछ भी नहीं देख कर रहे हैं, ओके। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन आपका टेकल करता हूँ, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या पूछ रहे हैं, स्टडी या स्टार्स स्टडी, बिहार के कम पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिहार के काम पर, अच्छा बिहार के काम पर आप लोग कब क्या हो जाएगा, मतलब बिहार पर आप लोगों को बीपीएससी में कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। चलिए ये नहीं हो, ज़िंदगी का नाम यही है अनसर्टेनिटी, बिहार की नहीं बल्कि पूरे इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया की यही स्थिति है, कमो बेस यही स्थिति है सबों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पर है आपका बीपीएससी का, अभी तक मैंने आपको कंटेंट बताया, जिन लोगों को क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करना है और उसका लाभ उठा सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, किस प्रसिद्ध कलाकार ने 1857 में प्रसिद्ध आपका पेंटिंग द रियल ऑफ लखनऊ बनाई थी। देख सकते कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है। गुड़िया आपका सर उर्दू में आपका 58 में, फीमेल में आपको EBC में हो जाएगा, बिल्कुल चांसेस है। गुड़िया सॉरी, जो भी आपका नाम है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके ऑप्शंस है, व्याख्या के हम साथ जानेंगे, व्याख्या के साथ ऑप्शंस आपके देख सकते हैं। विलियम हैंसन हैंड है, फ्रेडरिक लिटन है, थॉमस जॉन्स वार्कर है, या फिर जॉन एडवन मिलन्स है। तो व्याख्या के साथ हम इसको जानते हैं, इसकी आंसर है सी। इसके देख सकते हैं, थोड़ा और विस्तार कर देते हैं, इसके आंसर है सी। इसका आंसर क्या है, तो ये एक ब्रिटिश चित्रकार था थॉमस जॉन्स वाकर जिसको कहते हैं, जो अपने ऐतिहासिक और साइंस दृश्यों के लिए जाने जाते हैं। द रियल ऑफ लखनऊ नामक पेंटिंग बनाई थी। यह आपका नाटकीय क्षण को दर्शाता है जब जनरल हैवलॉक और सर जेम्स आउट्रम और सर कॉलिंस कैपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना जो 1857 के भारतीय सेनाओं के दौरान लखनऊ में घिरी हुई छावनी में पहुंची, तो इस पेंटिंग की प्रशंसा ब्रिटिश अपने वैश्विक इतिहास को इस महत्वपूर्ण घटना के विस्तृत और भावनात्मक चित्रण के लिए जानी जाती है, और ये जानी जाती है। तो इसके आपका सी होगा थॉमस आपका जॉन्स वाकर, जॉनी वाकर से याद रखिएगा, जॉन्स वाकर। तो द रियल ऑफ लखनऊ 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष, वो कौन सा विद्वान ब्रिटेन और भारत के बीच में औपनिवेशिक संबंधों पर केंद्रित है। हिंद जो है अपने हिंद अने ब्रिटानिया जो है नामक पुस्तक के लेखक के लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, आप सीधे आंसर पर चलेंगे, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के साथ हम कंप्लीट करेंगे, करने वाले हैं। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बीच में आप पूछ सकते हैं। अनिल शर्मा 92 में हो जाएगा आपका हिंदी जनरल में। चलिए आप लोग के कमेंट्स देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ हम इसकी व्याख्या भी करते जा रहे हैं। चलिए आपका जो आंसर इसमें सी है, इसमें जो भी सी है आपका ऑप्शन इजराइल आपका सूर्यराम देसाई का है। इच्छाराम सूर्य देसाई जो है, यानी इच्छाराम सूर्यराम देसाई जो अपने हिंदू और ब्रिटानिया आपका नामक कार्य के लिए जाने जाते थे, जो ब्रिटेन और भारत के बीच में औपनिवेशिक संबंधों के जांच करता था। हिंद और ब्रिटानिया 1886 का एक राजनीतिक उपन्यास है, जो उस समय ब्रिटिश राज के दौरान भारत में राजनीतिक परिस्थितियों की पड़ताल करता था, यानी जाँच करता था। इसके बारे में आपका सी ऑप्शन से आपका सही है। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं किस लेवल का है, PCS का लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग जब अपर लेवल का आप तैयारी करके जाते हैं तो TRE 4 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। बिहार SSC वाले भी इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली वायसराय ने, पुर्तगाली याद रखिएगा, किया था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को अल्बुकर्क, या फिर पेड्रो अल्फारेज कैब्रॉल, या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो इसके सही जवाब होंगे, इसके सही जवाब है डी, आपका है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा ने इसने स्टार्ट किया था और नौसेना में जो है प्रभुत्व स्थापित थी। इसकी नौसेना जो पुर्तगालियों की बहुत सुदृढ़ उसमें मानी जाती थी हिंद महासागर में, और इसी महासागर के कारण उसमें नाम जो पड़ा था हिंदुस्तान, इसका हिंदुस्तान हिंद महासागर के कारण। और इसमें चाइना जो है हिंद महासागर के कारण जो है उसका कोई भी जितने भी महासागर हैं यानी कि जितने भी सी है या ओशियन है उसका कोई भी चाइना के नाम पर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम जो है इस नाम पर पड़ा है, इस यानी महासागर का नाम पड़ा है हिंदुस्तान। तो वो हमेशा खपा रहता है कि इसमें क्यों ऐसे रिलेटेड है। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है 1505 में ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रस्ताव रखता है। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि अपने इस पॉलिसी के तहत अगर कोई भी इस ओशियन में यानी हिंद महासागर में जाता है तो उसको पास लेना पड़ता था, जो भी चार्जेज उसमें हुआ करती थी, और साथ ही साथ उसको टैक्स देना होता था, यानी सुरक्षा देते थे। ये लोग कहते थे कि अगर तुम इस मतलब इसी से जाना चाहते हो यानी व्यापार करना चाहते हो इस समुद्री यात्रा से, तो हमें टैक्स दो, या तो टैक्स दो नहीं तो हम ही लूट लेंगे। यानी यही खुद सुरक्षा देते थे। अगर सुरक्षा में पैसा और टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं देते थे, उसका रंगदारी टैक्स कर सकते हैं सिंपल भाषा में, तो फिर अगर हम आप ही जहाज़ को लूट लेंगे। सर मेरा PRT में आपका 63 नंबर बन रहा है, मेल में चांस है क्या? PRT में 63 में संभावना कम है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आप TRE 4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि देख सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा 2 नंबर डाउन होगा। 72 से लेकर के संभावना है 77 के बीच में जाएगी, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी, 72 से 77 के बीच में जाएगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। PGT में आपका 73 में चांसेज है। योर ब्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसकी व्याख्या को हम जान रहे थे। तो आपका जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है 505 में, आपको पता है 1498 में आया था वास्को डी गामा। यही जाकर हल्ला कर दिया था कि ऐसा खोज हम किए हैं, भारत की खोज की है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये यहाँ पर कालीकट से लेकर के गया था, आपका जो दाल के यहाँ पे मूंग का लेकर गया था, उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। यानी 1 रुपया का वो व्यापार किया था, उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। 10% 20% फायदा होता है तो लोग यहाँ पर मिठाई बांटने लगते हैं। तो सोचिए उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ है तो कितना वो डिफेंड करेगा, यानी 6000% आपका लगभग आपका उसको प्रॉफिट हुआ था। और ये जो जिसे आपका कार्टाज सिस्टम कहते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 505 में आपको जो है 1505 में ब्लू वाटर प्रस्ताव रखा था, जिसे उसे कार्टेज सिस्टम कहते हैं इसको। और जो क्षेत्रीय नियंत्रण के बजाय पुर्तगाली नौसेना और समुद्री प्रभुत्व पर ध्यान केंद्रित करके रणनीति में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस नीति का उद्देश्य था सुरक्षा न होकर के पुर्तगाली वाणिज्यिक हितों को स्थापित करने और उनकी रक्षा करने के लिए हिंद महासागर पर हावी होना था। समझ सकते हैं। अल्मेडा जो का दृष्टिकोण पुर्तगालियों के लिए समुद्री यात्रा पर नियंत्रण बनाए रखना और केवल वाणिज्यिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसे उन्होंने इस नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से हासिल करने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th नंबर ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आंग्ल डच आपका प्रतिद्वंदी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो कथन कौन सा है? तो जानते हैं ABCD आपका है, C आपका नेक्स्ट है, देख सकते हैं 4th का। इसका उद्देश्य है कि 17वीं शताब्दी यानी 17वीं शताब्दी 1600 समथिंग से स्टार्ट होगा, 1601 से लेकर के 1699 तक के जो साल काल होते हैं उसको 17वीं कहेंगे। 17वीं जो है इसका उद्देश्य डच आंग्ल जो होता है प्रतिद्वंदी होता है, यानी कि दूसरे से फाइट करता है, इस पर विचार करते हैं। इसका उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य है 17वीं शताब्दी के दौरान एशिया और अमेरिका में व्यापार मार्गों और अपने विशिष्ट क्षेत्रों पर नियंत्रण करना था। बिल्कुल ये बातें सही है। वेस्टमिंस्टर की संधि जो है 1674 के तृतीय आंग्ल डच युद्ध समाप्त हुआ और न्यू एम्स्टर्डम की डच कॉलोनी पर अंग्रेजों के नियंत्रण की पुष्टि हुई, जिसका नाम बदल करके न्यूयॉर्क कर दिया गया था। ये दोनों बातें सही है, ये दोनों बातें सही है। C ऑप्शन से इसका सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। इसकी व्याख्या देख सकते हैं आपका जो है कथन 1 में आपका जो है आंग्ल डच आपको प्रतिद्वंदी 17वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड और डच गणराज्य के बीच संघर्षों का एक श्रृंखला है, जो मुख्य रूप से आपका एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में व्यापार मार्गों और अपने विशिष्ट क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा से प्रेरित थे। प्रतिद्वंदिता के कारण कई युद्ध हुए,
जिन्हें आंग्ल डच युद्ध के नाम से जानते हैं। आपका कई युद्ध हुआ, 1 2 3, अगर वहाँ पर युद्ध होता था तो भी आपका ये इंडिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता था। नेक्स्ट है 1674 में आपका वेस्टेंस की संधि में तृतीय आंग्लो डच युद्ध समाप्त हुआ, जिसके इसके परिणाम स्वरूप डच ने न्यू एम्स्टर्डम का नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप दिया था, यानी इसको दे दिया था, जिन्होंने उसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया। और दोनों कथनों जो है डच एंग्लो डच प्रतिद्वंद्वी ऐतिहासिक घटना और महत्व को सटीक दर्शाते हैं। ईबीसी में है तो पीआरटी में हो जाएगा आपका डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगर आप जनरल में है तो कंसिडर नहीं होगा, संभावनाएं कम है। ईबीसी में संभावना है। ईबीसी में अगर बात करें, ईबीसी की बात करने देख सकते हैं, ईबीसी में आपका 63 में संभावना 1-2 नंबर यहाँ पर भी कम होगा। नेक्स्ट सर ओनली 300 सीट है आपका IAS ऑफिसर, ओके। इकोनॉमिक्स में 60 में नंबर, ईबीसी में आपको चांसेज होंगे, ईबीसी में चांसेज होंगे। ईबीसी में आप देखिए आपने के लिए कितने सीटें है, 300 जो आपको पूरा सीट आप बता रहे हैं, ईबीसी में आपके कितने सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट उसमें कंपटीशन भी कम है, जो इकोनॉमिक्स के लिए पूछ रहे हैं आनंद सिंह। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में सती प्रथा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है, और ये आपका है विचार आपका जो है सही बताना है, ठीक है। सही इसमें क्या कौन से कथन है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन में जो कथन है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने पर फरमान आपका जारी किया था, बिल्कुल बात है सही है। पुर्तगाल वायसराय जो था अल्फांसो डी अल्बुकर ने भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम यानी पहले यूरोपीय वासी थे, ये भी बात है सही। लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल में सती जो है विनिमय 1829 के माध्यम से भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। लॉर्ड डलहौजी नहीं था, लॉर्ड डलहौजी 1857 की क्रांति 56 से पहले देखने को मिलता है, ये 48 से 56 तक रहता है, 1848 से लेकर के 56 तक रहता है। और यही इसी के संबंध में रेलवे आपका निर्माण हुआ, या फिर हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके शासन को इसके बेंटिंग के काल में हुआ था, ठीक है, बेंटिंग। तो ये आपका 3rd नंबर आपका गलत है, 1-2 आपका सही है, 1-2 सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं, देखते हैं व्याख्या। इसमें विस्तार से कोई भी आपको सिर्फ MCQ करवाएगा, ABCD खेल के चले जाते हैं। कई लोगों को मैं देखा हूँ ये सीरीज चला रहे हैं, बट वो क्या करते हैं ABCD बताएं अगर लेकर के आगे चले जाएंगे, मैं भी यहाँ बता करके आगे बढ़ जाता, बट नहीं, मेरा पर्पस है आप लोग का रिजल्ट लाने से। रिजल्ट आपका होना चाहिए, चाहे 3 बार बताना पड़े, 4 बार बताना पड़ेगा, 10 बार बताना पड़े, इसको प्रैक्टिस सेट जरूरी है। प्रैक्टिस सेट आपका ये माइंड सेट क्लियर कर पाएगा आप लोग को कि वहाँ पर क्वेश्चन आपकी कथन निष्कर्ष वाले हों या एलिमिनेट करने वाला हो, मिलान करने वाला हो, तो उसमें आपको किस तरह से आगे टैकल करना है। चलिए इसके कथन को जानते हैं। कथन 1 है मनुची, इसके ऑप्शन थे। मनुची के अनुसार जो है औरंगजेब ने कश्मीर से लौटने के बाद 1663 ईस्वी में, कौन है औरंगजेब, मुगल साम्राज्य में आपका सती प्रथा पर रोक लगाने का फरमान जारी किया था। इसकी व्याख्या और देखें किया था। हालांकि इस मानवीय कृत्य का औपचारिक ऐतिहासिक विवरणों में व्यापक रूप से उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन यह उसके शासनकाल में आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज था, जो कि अच्छी बात है। पहला कथन सही था। नेक्स्ट कथन की बात करें, नेक्स्ट बात करें कथन 2 आपका है, जो पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डे अल्बुकर जो है वास्तव में भारत की में सती प्रथा के खिलाफ रुख अपनाने वाले प्रथम भारतीय जो है प्रथम यूरोपीय लोगों में से एक था, बिल्कुल बात सही है। कथन 3 जो है आपका गलत है, मैंने बताया आपका डलहौजी नहीं बल्कि यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में, जो कि राजा राम मोहन राय के हेल्प से, RRR के हेल्प से, RRR एक मूवी भी है, आप लोग साउथ का देखे होंगे, तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, यानी याद रखने के लिए कोरिलेट कीजिए। आपका विनियम जो है बंगाल सती विनियम जो है आपका नियम लगाकर 1828 में 1829 के माध्यम से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था कानूनी रूप से, सती प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को समकक्ष है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन इस तरह से, आई होप कि थोड़ा लग रहा होगा इंटरेस्टिंग। बहादुर शाह, नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कथनों के बारे में सही जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सही क्या है, खफी आपका जो है खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि दिया था, क्योंकि ये बेखबर रहता था, और ये आपको जो है बहादुर शाह मौज मस्ती में ज़्यादा मिलने लगता था, इसके लिए इसको शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। खफी खान ने, किसने दिया था, खफी खान ने, बिल्कुल बात सही है। उन्होंने मराठा राजपूतों और जाटों के प्रति शांतिपूर्ण नीति को अपनाया था, और हिंदुओं से इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रीति बनती थे, तो ये शांतिपूर्ण नीति से अपना करके अपना मौज करता था। इसमें दोनों बातें इसकी सही है, इसकी दोनों बातें सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं।
कथन है जो है अवध के नवाब जो है साफज उद दौला ने 1884 में बड़ा इमाम बाड़ा बनाने का काम शुरू किया। सॉरी, ये आपका 6 नंबर हम क्वेश्चन कर रहे थे, वही कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है। पहला ऑप्शन जो है आपका है बहादुर शाह प्रथम ने, जिसे शाह बेखबर यानी सिरविहीन राजा कहते थे। सिरविहीन है, सिरविहीन है, इसका सिर है ही नहीं के नाम से जानते हैं। ये उपनाम खफी खान ने अर्जित किया था। औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे जो कि 63 वर्षीय आपका राजकुमार मोहम्मद ने उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान अपने भाइयों मोहम्मद आजम और काम बख्श की हत्या कर दी और सम्राट बन गया था। जिससे देख सकते हैं औरंगजेब के सबसे बड़े, औरंगजेब जो है सबसे बड़ा गलत आपका किया था 1556 से, जब अकबर बैठा था 1556 से लेकर के 1605, 5 साल तक शासन करते रहा। उसके बाद उसका बेटा जो है बुढ़ा होने लगा जहांगीर, कहता यार हटो बुढ़ा तुम, तब तो मैं शासन करूंगा। उसके बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। तो इस तरह से जो है जो ज़्यादा शासन अगर चलता रहता है तो बच्चे उससे नाखुश हो जाते हैं अपने अब्बा से, यानी अपने बाप से। तो इस तरह से देख सकते हैं उसके सबसे बड़े बेटे की उम्र कितना, जब वो आपका जो होता है रिटायरमेंट का एज आता है तो वो अपना युद्ध कर रहा है अपने भाइयों से कि मैं शासन में बैठूंगा। औरंगजेब जो है आपका औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे जो इसका नाम था राजकुमार मोहम्मद जो है उत्तराधिकारी के लिए अपने भाइयों आपका जो है मोहम्मद आजम और काम बख्श को हत्या कर दी और सम्राट बन गया। नेक्स्ट है आपका कथन 2 आपका जो बहादुर शाह प्रथम जो है जिन्होंने 1709 से लेकर 1712 तक शासन किया, विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति अपने समझौतावादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाता है, यानी कि वो मेल मिलाप रखने वाला ज़्यादा है। उन्होंने मराठा और राजपूतों और राजाटों के साथ बातचीत करके एक शांतिपूर्वक नीति अपना करके अपने साम्राज्य के भीतर शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की। इस रणनीति के उद्देश्य उनके शासन को मजबूत करना और आंतरिक संरचनाओं को कम करना था, जो उनके शासनकाल का एक उल्लेखनीय पहलू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th नंबर पर 7th नंबर को जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उसमें से सही क्या है। ये दोनों पॉइंटर जरूर ध्यान रखिएगा जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, तो यहाँ पर आप टिक लगाइएगा क्या हम सही कर रहे हैं या गलत। तो क्वेश्चन है आपका आसफ उद्दौला ने आपका वर्ष 1784 में बड़ा इमामबाड़ा का आपका निर्माण करवाया था। बिल्कुल ये बातें सही है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गुलाबी शहर, जिसको कहते हैं गुलाबों का शहर, यानी हवा महल का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो ये भी दोनों बातें सही है आपका, इसमें भी सी ऑप्शन सही मानी जाएगी। इसकी व्याख्या को जानते हैं। अवध के नवाब जो है आसफ उद्दौला, जो उसको कहते हैं आसफ उद्दौला, 1784 में बड़ा इमामबाड़ा बनाने का काम कराया था। लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा का एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक स्मारक है। कथन 2 देखते हैं। जयपुर के शासक जो है सवाई जयसिंह द्वितीय, जिसका नाम है सवाई जयसिंह, ये सेकंड वाले हैं, गुलाबी शहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो जयपुर का पुराना शहर था। और इस शहर की परियोजना जो है और निर्माण 1727 ईस्वी में के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से है। नेक्स्ट है आपका मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारणों के कारण क्या थे, आप जानने की कोशिश करते हैं। शासकों और कुलीनों का पतन, शासकों का कुलीनों का पतन बिल्कुल सही। यूरोपीय लोगों का आगमन होने लगा था, ये भी रीजन्स थे। सेनाओं का ह्रास होने लगा था और जमींदारों की निष्ठा में बदलाव हो गया था, जो जमींदार थे उनकी निष्ठाएं जो है मन चेंज हो गया था। ये चारों रीजन सही हैं। इसकी व्याख्या को हम जानते हैं। शासकों और कुलीनों का पतन, यानी कि मुगल शासकों और कुलीनों के बीच में प्रभावी नेतृत्व का पतन और आंतरिक भ्रष्टाचार का साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान था। औरंगजेब के बाद जो है बाद के मुगल साम्राज्य कमजोर और अप्रभावी थे, जिससे प्रशासनिक और सैन्य जो है पतन हो गया था। यूरोपीय लोगों का आगमन जो हो गया था, यूरोपीय शक्तियाँ विशेष रूप से जो यानी यूरोपीय लोग कौन, अंग्रेज आना शुरू हो गया था। विशेष रूप से आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और बढ़ते प्रभाव से पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोपीय शक्तियों ने राजनीतिक आपका पेंतरबाजी किया, यानी कि उसमें आपका छेद करना शुरू कर दिया था। अब किसी को मिला लिया गया था, किसी को कान फोड़ दिया था, किसी को गुटपेज करवा दिया था, कोई भाइयों से लड़वा दिया था। इस तरह से ये करके आर्थिक नियंत्रण भी हो गया था। सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से भी धीरे धीरे मुगल अधिकारों को समाप्त हो गया था और अंग्रेजों का हथियार हाथ में चला गया था। सैन्य का ह्रास, यानी मुगल सेना जो है के ह्रास से पतन में योगदान रहा था। खराब नेतृत्व और पुरानी रणनीति, भ्रष्टाचार के कारण साम्राज्य के सैन्य शक्तियों में कमजोर हो गई, जिससे आंतरिक और बाहरी खतरों के खिलाफ साम्राज्य है जो कि रक्षा करने में कम प्रभावी हो गए थे।
जमींदारों की अगर बात करें, जमींदारी जो छोटे छोटे जमींदार हैं वो भी इनका सहयोग देना बंद कर दिए थे। जमींदारों की निष्ठा में बदलाव हो गया था, यानी निष्ठा यानी इनकी ईमानदारी पर सवाल उठना शुरू हो गया था। निष्ठा में बदलाव हुआ था। जमींदारों और क्षेत्रीय नेताओं की निष्ठा में बदलाव ने केंद्रीय शासन को कमजोर कर दिया था। कई जमींदारों ने प्रतिद्वंदी शक्तियों के, यानी प्रतिद्वंदी कौन है, यूरोपवासी यानी कि अंग्रेज लोग, उसके साथ आपके शक्तियों के अपनी वफादारी बदल ली और या अधिक स्वायत्ता की मांग की, जिससे मुगल नियंत्रण और भी कमजोर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन के लिए देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका वाघेरा युद्ध, आपका वाघेरा विद्रोह का सटीक वर्णन करता है? तो इसमें सही जवाब वो आपका देख सकते हैं। यह जो है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुजरात में वाघेरा समुदाय द्वारा किया गया युद्ध था। 19वीं शताब्दी में, 18वीं में नहीं हुआ था, 18वीं के अंत में भी नहीं हुआ था, 17वीं में भी नहीं हुआ था। ये 19वीं शताब्दी में, यानी कि 19वीं शताब्दी 1800 से लेकर के 1801 से लेकर के 1899 तक जो ईस्वी होता है उसको 19वीं शताब्दी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। ये वाघेरा का युद्ध जो आपका हुआ था, देख सकते हैं। वाघेरा का जो है 19वीं शताब्दी के दौरान गुजरात में हुआ था। वाघेरा सरदारों के नेतृत्व में वाघेरा समुदाय ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा उनकी भूमि को नियंत्रित करने और कर लगाने के प्रयास को विरोध किया गया था। यह वाघेरा आपका गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? कौन सा कारण था आपका? ऑप्शन से आपके हैं, भुगतान और पदोन्नति में भेदभाव किया गया था, बिल्कुल अंग्रेज आपका हिंदुओं के साथ किया गया था। और मतलब हिंदू नहीं, सॉरी, मतलब हिंदुस्तान जितने इंडिया वासी थे उनको, अंग्रेजों को जल्दी पदोन्नति होता था, प्रमोशन से, और इंडियन को प्रमोशन मिलता ही नहीं था या फिर कम मिलता था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, ये भी रीजन सही है। विदेशी सेवा भत्ता देने से इनकार कर दिया था, विदेशी अंग्रेजों को मिलता था बट इंडियन को नहीं मिलता था। ये तीनों रीजन्स आपके सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या को जानते हैं। भारतीय विरोध जो है आपका, जिसे सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति कहते हैं, 1857 से 58 के बीच में हुआ था, क्या नाम से जानते हैं? भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह था, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में सेवारत भारतीय सैनिकों के सिपाहियों के साथ शुरू हुआ था। निम्नलिखित कारणों में से सिपाहियों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ गया था। एक तो पहला रीजन था भुगतान और पदोन्नति में भेदभाव हुआ था, यानी कि जो आपको पेमेंट मिलता था वो भी कम मिलता था और आपको प्रमोशन मिलना भी बंद, यानी कम मिलता था। भारतीय सिपाहियों को अपने ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में वेतन और कैरियर में पदोन्नति के मामले में असमान व्यवहार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों से कठोर अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिससे उनका असंतोष बढ़ गया था। विदेशी सेवा भत्ते से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने दूर दराज या विदेशी क्षेत्रों में सेवा करने वाले सिपाहियों के लिए वादा किए गए विदेशी सेवा का भत्तों का सम्मान नहीं किया गया, यानी कि बोलते थे कि हाँ चलो तुम 1800 अभी तुम ये सारे रीजन से आप विदेशी जाकर के वहाँ पर फाइट करो, वहाँ फाइट करो, आपको भत्ता मिलेगा, एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा, बोनस मिलेगा, बट एट द मोमेंट जब मिलने की बारी आती थी तो मना कर देते थे। चलिए, इसलिए असंतोष बढ़ा। धार्मिक आपत्तियाँ भी हुई थी। उच्च जाति के हिंदू के सिपाहियों को 1856 के जनरल आपका सर्विस जो है एनलिस्टमेंट में एक्ट का पर आपका धार्मिक जो आपत्ति थी, जिसके तहत आपको उन्हें भारत के भीतर या बाहर दोनों जगह सेवा के लिए तैयार रहना पड़ता है। हिंदुओं में आपका जो है, जो खास कर लिए उच्च वर्ग के जो ब्राह्मण कुल के या राजपूत के, उनकी जो आपका हिंदुओं में एक रहती है कि बाहर जाकर के विदेश, यानी कि समुद्र पार कर करके हम सेवा नहीं दे सकते। ये भी रीजन्स थे। हालांकि ये सारे रीजन्स नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में ये सारे रीजन आपको कमज़ोर करते हैं उस तरह के। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित आपका 11 नंबर क्वेश्चन। आपको समझ पाए होंगे, मैंने व्याख्या के साथ आपको बताया। व्याख्या तो समय लगता है बट आपको एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष आप लोग बताइएगा इसका आंसर। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था। क्या ये सही है? कथन बताइएगा। इसका उद्देश्य जो है सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, और यह 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी सहित कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विधियों का शामिल किया गया था। इसके आंसर बताइएगा 11 नंबर का। क्या ये कथन सही है, गलत है, क्या है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। चलिए
तो इसका सही जवाब है, सही जवाब मैं आपको व्याख्या के साथ आपको बी आपका इसका सही जवाब है, यानी कि सिर्फ केवल 2 आपका सही है, एक आपका गलत बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है इसकी व्याख्या जानते हैं। ये पहला गलत है क्योंकि HRA जो है की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने नहीं की थी। इसकी स्थापना मूल रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य नाम जो है ने किया था 1928 में। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बाद में इस संगठन में शामिल हुए, इसमें महत्वपूर्ण जैसे भूमिका निभाई थी उसके बाद। लेकिन आज़ादी जो है इसके स्थापना का अगर श्रेय किसी को जाता है, स्थापना किया गया था चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का नहीं, बल्कि मूल रूप से राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने कहा था, अशफाक उल्ला खान और इन्होंने किया था। चलिए इनका एक प्रसिद्ध आपका जो है बातें हैं, यानी जो शब्द हैं आप लोग बताइएगा क्या है, उनके कमेंट्स आप विचार में प्रकट कीजिएगा। चलिए कौन कौन पढ़ रहा है, सभी लोग पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है आप लोग लगातार बनते रहिएगा। नेक्स्ट मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 150 क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे 2-3 लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे आज या कल तक आपको मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। कथन 2 बताएगा, HRA का उद्देश्य जो है सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। यह संगठन कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था, जिसमें 1929 में केंद्रीय विधानसभा भवन में विस्फोट भी शामिल था, जिसे भगत सिंह और बटू योगेश्वर दत्त ने अंजाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। इस गवर्नर, बड़े बड़े क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित आपका द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया और आंतरिक व्यापार को विनियमित आपका करके दस्तयार निःशुल्क पास आपका प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों पर अध्ययन और अध्यापन करने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक समान प्रीपेड आपका डाक प्रणाली शुरू किया। ये उपयुक्त जो परिच्छेद आपको जो बनाया गया है, निम्नलिखित किस जनरल को गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा किया गया? कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या वेलेस्ली? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ABCD 12 का इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन से। वारेन हेस्टिंग के बारे में इसकी चर्चा की गई है। वारेन हेस्टिंग ने काफ़ी अच्छा कहा, लेकिन महाभियोग इस पर चलाया गया था। लास्ट में इसने खुद को सुसाइड कर लिया था, मार लिया था। रीजन आपको बताएंगे लास्ट में, इस व्याख्या को जान लेते हैं पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवान और अपने एजेंटों के माध्यम से राजस्व संग्रह का प्रबंध करने का फैसला किया, जिससे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित किया गया था द्वैत शासन को, जो महामार्ग जो आपका यहाँ पर प्रणाली को समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग ने आपका दस्तक आपका मुफ्त पास को प्रणाली को समाप्त कर दिया था और आंतरिक व्यापार को विनियमित किया। 1881 में हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों पर अध्ययन और अध्यापन करने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना भी किया था। उन्होंने एक समान प्रीपेड डाक की प्रणाली की भी शुरुआत किया था। चलिए हेस्टिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। हेस्टिंग जो है आपका कुछ गलत चीज़ें भी किया था। मान लीजिए इसने 2 चीज़ें गलत किया गया था, लेकिन इस पर जो है पूरे भारतीय या यूरोपवासियों के थ्रू इस पर 35 या उससे ज़्यादा इस पर कानून लगाया गया था आरोप का कि इसने इतने सारे चीज़ें किए हैं। तो जब इस पर महाभियोग लगाया गया और लंदन गया था, तो वहाँ पर जाकर इस पर 35 से ज़्यादा इस पर आरोप चले थे। हालांकि सारे जो है उसमें कोई भी सिद्ध नहीं हुआ था और इसको बाद में इसको छोड़ दिया गया था, मतलब कि। लेकिन एक न्यूज़पेपर ने उससे पहले जाँच जो प्रक्रिया है उससे रिजल्ट आने से पहले न्यूज़पेपर, जैसे आपके अभी भी विश्व कन्या जो होती है न्यूज़पेपर, आप लोगों ने सुना होगा, देखे होंगे, तो कई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके वो लिखते हैं और बोलते हैं। तो उसमें न्यूज़पेपर में जो है आपका लंदन में न्यूज़पेपर एक प्रकाशित हुआ था, जिसमें आपका बताया गया था वारेन हेस्टिंग इससे ज़्यादा कितने ज़्यादा उसने घोटाला किया, कितने ज़्यादा उसने आरोप लगाया। तो उसी न्यूज़पेपर को पढ़ करके वो अपने आप को सुसाइड कर लिया था, वो अपने आप को मार लिया था अपने आप को। और इसने अपने वक्तव्य में कहा था जी इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े बंगाल साम्राज्य को, भारत को संभालने के लिए कुछ न कुछ आपको गलत चीज़ें, कुछ न कुछ झूठ बोलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका निम्नलिखित कथनों में किस व्यक्ति ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो महार आपका समझ सकते हैं, महार जाति से संबंधित होगा, तो BR अम्बेडकर को हम खोजेंगे कमेंट बॉक्स में, यानी ऑप्शंस में BR अम्बेडकर है, तो ये आपका सही जवाब होगा। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं सीधे व्याख्या पर। आपका महार जो है, महार सत्याग्रह जो नेतृत्व है 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दलित, यानी कि तब दलित वर्ग के रूप में जाना जाता था, द्वारा सामना किए गए जाने वाले सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता को चुनौती देना था। यह आंदोलन सार्वजनिक पर और दलितों के अधिकार और उस समय के प्रणालीगत सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का केंद्र था। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत
व्यक्तित्व थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आप लोग को दिखेगा क्लियर। व्यक्तित्व जो है समाचार पत्र इंडियन स्पेक्ट्रम से संबंधित है। कौन है आपका? तो इंडियन स्पेक्ट्रम जो व्यक्तिगत आपका जो है यानी पर्सनल समाचार पत्र लाया गया था, और इंडियन स्पेक्ट्रम अभी आप लोग पढ़ते होंगे, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आपका काफ़ी अच्छी बुक है, जिससे कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री चलिए हिस्ट्री, जिससे 20 से 25 क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो ये इसके आंसर हैं बहराम एम मालावाड़ी। बहराम एम मालावाड़ी जो है व्यक्तिगत समझ कर इंडियन स्पेक्ट्रम से संबंधित है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। बहराम जो है कि बहराम जी एम मालावाड़ी ये एक भारतीय समाज सुधारक और पत्रकार थे जो इंडियन स्पेक्ट्रम के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने प्रकाशन में अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक सुधारों की वकालत की और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। 15 नंबर इस तरह से देख सकते हैं। आदिवासी नेता तिलक मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, इसके बारे में जानते हैं। उनका वास्तविक नाम जो है धरती अब्बा। धरती अब्बा तिलक मांझी का नहीं है, तिलक मांझी का नहीं है, ठीक है। धरती अब्बा इनका नाम नहीं है। नेक्स्ट, उन्होंने गुलेल का उपयोग करके ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीवलैंड को मारा था। ये गुलेल का, ये बातें सही है। उन्हें पकड़ लिया गया और 1784 में उनकी हत्या कर दी गई। ये भी बातें सही है। केवल 2 बातें सही है, केवल भी आपके सही है। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। आपका कथन एक जो है तिलक मांझी, जिन्हें तिलक मांझी के नाम से जाना जाता है, ये एक प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने वर्तमान झारखंड के ताजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसका वास्तविक नाम धरती अब्बा नहीं था, ठीक है। इनका वास्तविक नाम था तिलक्का मांझी, ठीक है, तिलक्का मांझी। नेक्स्ट है कथन 2 जो मैंने बताया, तिलक्का मांझी ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट आपका ऑगस्टन आपका जो है क्लीवलैंड को पर हमला करके एक गुलेल का इस्तेमाल करके उनकी चोट लगाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कथन 3, तिलक्का मांझी के को अंततः ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया, जो कि 1785 में उनकी हत्या कर दी गई, जिससे उनके प्रतिरोध का अंत हो गया था। यानी प्रतिरोध का अंत हो गया, यहाँ पर 84 दिया गया था, 1785। डेट भी याद रखिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिलेगा, मॉडर्न आपका हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, और आपके ये सारे मिल के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के हर एक सेट में, इवन बीपीएससी में भी जाएंगे तो ये सेट आपको देखने को मिलेगा। ये फुल लेंथ टेस्ट है, तो सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में आपको सजाना है, और उसके क्रम किस तरह से है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका प्राचीन स्मारक आपका संरक्षण नियम है, दिवाली घोषणा है, इल्वर्ट बिल आपको घोषणा है। तो देख सकते हैं इसमें कौन सा आपका सही है। तो इसमें हम व्याख्या कैसे जाते हैं। सबसे पहले इल्वर्ट बिल जो है विवाद है 1883 में हुआ था, और ये आपका सर कर्टेनर इल्वर्ट द्वारा प्रस्तावित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों में अध्यक्षता करने की अनुमति देना था, जिससे महत्वपूर्ण विवाद हुआ था। प्राचीन स्मारक जो है आपका स्मारक आपका संरक्षण अधिनियम है 1904 में लॉर्ड कर्जन के वायसराय के आपका तहत अधिनियमित किया गया था प्राचीन स्मारक संरक्षण के लिए। ये आपका कर्जन का काल आपको पता है 1899 से 1905 तक रहता है, और बिहार और बंगाल को डिवाइडेड करने का काम इसी का है। 16 अक्टूबर को यह प्रस्तावित किया होता है, 16 अक्टूबर 1905 को। इस अधिनियम का जो है उद्देश्य भारत में प्राचीन स्मारकों यानी कि जो पुराने जो गुप्त काल में या अशोक काल में जो बने हैं और उनके पुरातत्विक स्थलों को संरक्षित करने का काम किया था, ये कर्जन के काल में। दीपावली घोषणा जो है 1929 में लॉर्ड इरविन के तहत बनाया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में दीपावली को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मान्यता देने की घोषणा को संदर्भित करता है। दीपावली की जो है अवकाश के रूप में इरविन के समय में, इरविन और गांधी इरविन के समझौता अगर हम चर्चा करें तो अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है 1800 डेट के हम बता देते हैं यहाँ पर 1883 आपका आता है आपका प्राचीन वाला 1883। उसका दीपावली 1929 सबसे लास्ट में यही होगा 1929। नेक्स्ट है आपका इल्वर्ट व्हील, आपका 1929 आपका इल्वर्ट व्हील। दीपावली घोषणा अभी मैंने बताया आपका, दीपावली घोषणा आपका 1929, और इल्वर्ट प्राचीन आपका स्मारक 1904 है। प्राचीन स्मारक जो है आपका 1904 है, आपका ये आपका 1904 है, और इल्वर्ट व्हील आपका 1929 है। दीपावली घोषणा आपका, और नेक्स्ट है आपका प्राचीन स्मारक इल्वर्ट व्हील विवाद जो है आपका, इल्वर्ट व्हील आपका विवाद है 1883 इल्वर्ट व्हील विवाद। ये आपका इस तरह से, यानी फर्स्ट आ जाएगा इल्वर्ट व्हील विवाद यानी 3। उसका सही उत्तर का क्रम देखेंगे तो 3 उस तरह से देखेंगे तो पहले आ जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा
3 फिर 1 फिर 2, 3 1 2 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा। चलिए, ओके, थैंक यू बिट्टू, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा है। चलिए, मैं अदरवाइज मैं ABCD भी खेल सकता हूँ, ABCD, बट मैं कोशिश करता हूँ एक एक चीज़ें आपको बच्चों की तरह समझाएं। मैं ये समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा, और जो भी क्वेश्चन से आपको प्राप्त हो सके। ये नहीं कर सकता हूँ 100% आपको जानकारी क्वेश्चन पेपर से ही लग जाता है, आपको थ्योरी उसके लिए पढ़ना होता है। थ्योरी में टाइम टू टाइम आपको SCRT NCERT या फिर घटना चक्र आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पर जो भी निचोड़ निकल के आ सकती है, यानी मैक्सिमम चीज़ें जो आपको क्वेश्चन और व्याख्या से निकल सकती है, ताकि आपको भूल ना जाए, इसलिए ट्राई करता हूँ आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूँ। ओके सर जी, अनन्या कुमारी, ओके थैंक यू। चलिए 64 कई लोगों का क्वेश्चन जो है, प्रियंका आपको 69 बन रहा है, 15 यूपी से आपको संभावना है 69 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के इस तरह से देख सकते हैं। स्वामी नारायण जो है संप्रदाय जो है आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये आपका जो है सही कथन बताना है। ये सबसे पहले जाएंगे क्वेश्चन विचार के बारे में, और किसके बारे में पूछ रहा है, और सही कथन सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, या असत्य या सत्य के बारे में जानेंगे। तो किसके बारे में जानना है, स्वामी नारायण संप्रदाय आंदोलन के बारे में। सहजानंद स्वामी ने इस आंदोलन के जो है शुरुआत 19वीं शताब्दी में आपका की थी, और ये ईश्वर के प्रति समर्पण, नैतिक अनुशासन और सामुदायिक सेवा पर जोर दिया था। ये बातें सही है। इस आंदोलन ने पूरी तरह से मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, बिल्कुल ही नहीं किया था। ये वैष्णव संप्रदाय की प्रार्थना का विरोध करता था। तो इसमें बातें दो है, सिर्फ एक सही है, सिर्फ एक सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना सहजानंद स्वामी जो है, स्वामी नारायण जिसको कहते हैं, 19वीं शताब्दी यानी 1801 से लेकर के 1899 तक के काल को 19वीं शताब्दी कहते हैं। तो देखिए, मैं इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 नहीं, हर एक बार आपको बताऊंगा। जो जो चीज़ें मैं आपको ये समझ के बता रहा हूँ कि आप बोका है, यानी 0/0 आपने पढ़ा होगा, नॉलेज लिया होगा, लेकिन हम सभी बच्चों को एक साथ लेंगे। इवन अगर कोई फर्स्ट टाइम भी देखता है तो आपको 100% समझ आए या ना आए, इसकी गारंटी नहीं कोई नहीं लेगा, बट आपको एटलीस्ट 10 से 20% आपको समझ आएगा, ताकि आपको 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो 60-70% तक आपको क्वेश्चन आपका जब आया रिपीट होगा तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, EWS में 64 में हो जाएगा, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। 64 में देखिए EWS का आपको जो है फीमेल का कट ऑफ आपका इस तरह से रहने वाला है। 64 में आपको पूरा उम्मीद है। चलिए व्याख्या को जानते हैं। और 19वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ थी। ये आंदोलन जो है वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पण, नैतिक अनुशासन और सामुदायिक सेवा पर जोर देता है। कथन जो 2 है आपका गलत है, क्योंकि स्वामी संप्रदाय जो है, स्वामीनारायण संप्रदाय में मूर्ति पूजा शामिल है, लेकिन यह वैष्णववाद का विरोध नहीं करता है। वास्तव में यह आंदोलन व्यापक वैष्णव परंपरा पर हिस्सा करता है, यानी जो आपका सेकंड आपका जो है मूर्ति पूजा का समर्थन भी करता है, लेकिन इसमें क्या किया, विरोध करता है, विरोध नहीं करता है इसमें। ठीक है, ये कथन आपका गलत है। ये आपका जो है, ये आपको जो है आंदोलन जो है वैष्णव परंपरा का हिस्सा है। अब विष्णु जो है और उनके अवतारों, जो जितने भी अवतार हैं अभी तक, जितने भी अवतार हुए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, परशुराम हो गए, अब बाणव हो गए, या फिर आपका जितने भी अवतार हुए, इन अवतारों की पूजा को बढ़ावा देता है। ये नैतिक जीवन जीने और हानिकारक प्रथाओं को त्याग को प्रोत्साहित करता है, और लेकिन वैष्णव वाद के विरोध नहीं करता है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या सनातन धर्म है आपका, उन सभी धर्मों के कारण जिससे आपका जो है संविधान जो बनकर तैयार हुई, अभी हम सभी जो चलते हैं किसके हिसाब से, जो भी अगर डर रहता है या फिर जो भी चीज़ करने की कोशिश करते तो हम संविधान के साथ, संविधान आपका बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950। उससे पहले जितने भी नियम चलते थे आपके धर्मों के हिसाब से, वो भी कोशिश करते थे कि कोई भी जो बंदा है, या यानी मेन या फीमेल जो है, वो अनुशासित रहे, सही कर्मों में रहे, लिप्त रहे, इसलिए धर्मों का निर्माण किया गया था। जो आज़ादी से पहले, यानी कि 1950 से पहले, अभी कितने साल हुए, 70 साल के आसपास हुआ, 70 से 74 75 साल से पहले जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी आपके धर्मों के अनुसार, ये रीति रिवाज आपको एक सही मार्ग बताने का काम करते थे, सही दिशा में काम करने का आपको दिशा बता देती थी कि हाँ, ये काम करना सही है, यह काम करना गलत है। बड़े बुजुर्गों को सेवा करना चाहिए, या फिर उसका अनुपालन करना चाहिए, उनका बातों को मानना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं आपके धर्मों में। सभी अगर धर्मों में देखेंगे तो एक ही चीज़ें कॉमन रहती है कि कभी भी गलत ना बोलें, सत्य का मार्ग पर चलें, अहिंसा ना करें। ये सारी चीज़ें में कॉमन मिलती है। कुछ चीज़ों, कई चीज़ों का आपका जैन धर्म में ज़्यादा कठोर पाई जाती है, बौद्ध धर्म थोड़ा मध्यम मार्ग में चलता है, और बाकी अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऑलरेडी आप लोगों ने पता है, आपने जाना है। चलिए, कांग्रेस आप लोग का है,
18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर आप लोग के सम कुछ इस तरह से आ गया है। आप लोग भी आप इसमें सहभाग कीजिएगा, यानी आप लोग इसमें आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं, इसमें सही क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और कर चोरी को बढ़ावा दिया था। बिल्कुल ही ऐसी बात, कर चोरी को बढ़ावा क्यों देगा। इसका उद्देश्य सर्वहारा यानी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना था। ये भी बातें गलत है। इसने अल्पसंख्यक और उत्पीड़ित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की वकालत की। ये भी आपका बातें गलत है, ये भी बातें आपका गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं था, डी। इसकी व्याख्या को जानते हैं। देखिए तीनों आपका बातें गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है CSP के मुख्य रूप से ब्रिटिश शासनों के बहिष्कार या करों से बचने पर ध्यान केंद्रित नहीं है, इस पर नहीं थे। हालांकि उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों में भाग लिया, लेकिन उनका मुख्य ध्यान सामाजिक सिद्धांतों और भारत के भीतर व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधार को पर देना था। और व्याख्या देख सकते हैं क्या है, फिर से बताते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार और कर चोरी को बढ़ावा देना, कर चोरी को बढ़ावा नहीं देना था। ठीक है, ये आपको इस तरह से देख सकते हैं। इनका मेन मकसद था कि हमारा सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारा सुधार हो सके, सामाजिक। नेक्स्ट है कथन 2 देखें। कथन 2 हम फिर से बताते हैं। इसका उद्देश्य जो था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य जो था सर्वहारा के वर्ग की तानाशाही स्थापित करना था। बिल्कुल नहीं, देख सकते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित नहीं करना था। इसके बजाय इसका लक्ष्य जो था, यानी टारगेट जो कहते हैं, गोल आप लोग का लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद हासिल करना और समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज में सुधार करना था। ये आपका सोशलिज्म जो कि अभी हम प्राप्त कर चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, इसने अल्पसंख्यक वर्ग और उत्पीड़ित जितने भी वर्ग हैं जिसको पीड़ित किया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल की वकालत किया था। इसमें उन्होंने क्या था, देखिए कथन 3 भी गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अल्पसंख्यक और शोषित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की वकालत नहीं की थी। अलग से नहीं होगा, बल्कि वहीं में रहेंगे, बल्कि उसमें सुधार किया जा सकता है। यह भारत में कुछ अन्य राजनीतिक समूहों और नेताओं की मांग के साथ अधिक संरेखित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में CSP जिसका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं, कि आम तौर पर एकीकृत चुनाव प्रणाली के ढांचे पर के भीतर काम करता था, उसी के अंदर काम करता था। आई होप कि समझ पाए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकुछ इस तरह से है। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल आप लोग को बताइएगा कैसा लग रहा है। क्वेश्चन का लेवल अगर BPSC के भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर BPSC TRE 4 के लिए भी, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्वेश्चन का लेवल नो डाउट्स बेहतर है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 1930 में नमक का कानून को चुनौती देने के लिए तंजौर तट पर मार्च तक जो है तंजौर तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था। आप लोग को पता है कि आपका ये स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा नमक कानून को, और इसको चुनौती देने के लिए तंजौर तट पर मार्च तक का आपका किसने किया था। K मेनन, कैल्पनर, M मालावाड़ी, B चंद्रपाई पिल्लई द्वारा, या फिर C राजा गोपाल द्वारा। ये आपका किया गया था C राजा गोपाली के द्वारा। वेस्टर्न साइड में यानी दक्षिण भारत में आपका इन्हीं के द्वारा किया गया था, C राजा गोपालाचार्य के द्वारा। देखिए इसके व्याख्या जानते हैं। C राजा गोपाली जो कि प्रथम स्वतंत्रता के बाद ही आपका जो है रह चुके थे वायसराय और भारत के रहने वाले, ये प्रथम थे। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। श्री राजा गोपाली ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक सविनय आंदोलन के द्वारा जो आंदोलन के हिस्से के रूप में नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर मार्च का आयोजन किया था। मार्च यानी कि उसमें चलने के आयोजन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सम कुछ इस तरह से बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वह एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेत्री थी जिसने 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के 52वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए जानी जाती थी। उपयुक्त गद्यांश जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर नेली सेनगुप्ता। नेली सेनगुप्ता इसका सही जवाब होगा। आप लोगों ने बताया होगा, ये आपके मन में अपने आया होगा। इसका सही जवाब होगा D नेली सेनगुप्ता। इसकी व्याख्या जानते हैं। नेली आपका सेनगुप्ता जो है जन्म इनका हुआ था 1886 ईस्वी में। एक प्रतिष्ठित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेत्री थी जो 1933 में देख सकते हैं 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है INC की आपका 92वीं अध्यक्ष बनी थी।
ये आपके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रभावशाली व्यक्ति था। हुसैन गुप्ता को भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता और सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता था। चलिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप लोग बताइएगा, इंग्लिश मीडियम का भी कंटेंट है, उसकी भी व्याख्या हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जितने भी बीपीएससी 70 के प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए, सारे पीडीएफ में टाइम टू टाइम वहाँ पर अपडेट करता हूँ करंट अफेयर्स के साथ, उसको आप लेकर के लाभान्वित हो सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए सी नंबर क्वेश्चन, चलिए 21 फर्स्ट देखते हैं। 21 सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सरकार समिति ने निम्नलिखित में से कौन से कार्रवाई की? तो ये पहला कार्रवाई जो की थी इसमें सही का बताना है। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान ना करना, ये इनका क्षेत्र था। और जमींदारी क्षेत्रों में गैर चौकीदारी कर अभियान करना। और मध्य प्रांतों में, यानी मध्य प्रांत जो आपका यूपी और ये यूपी मध्य प्रदेश, ये सारे जो भाग पाए जाते थे, मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन करना, ये सारे जो किए गए थे। सभी आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कांग्रेस की कार्य समिति ये थी, यानी हम ये सारे काम करेंगे। जैसे आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपका कटअप के कारण आपका नहीं हुआ टीआरई में, तो आप लोग एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि हम ये सारी कमियां मेरे में रही, मेरा मैथ्स कमज़ोर था, मेरा साइंस कमज़ोर था, मेरा हिस्ट्री का ये पोर्शन कमज़ोर था, तो उस सारे की चेकलिस्ट। इसीलिए जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, कांग्रेस का ये चेकलिस्ट था, कार्य समिति था, तो ये सारे तीनों के तीनों इनकी बातें सही है, तीनों बातें सही है। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान न करना, यह कथन सही है। जो है कांग्रेस कार्य समिति ने वास्तव में ब्रिटिश शासन को चुनौती देने की अपनी रणनीति के तहत रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान न करने का आह्वान किया था। माने कि रैयतवाड़ी टैक्स देना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि जो भी अपने क्षेत्र में है, रैयतवाड़ी जो क्षेत्र है जिसमें टैक्स देना है उसको देना ही नहीं। जमींदारी क्षेत्रों में जो चौकीदारी कर आपको लिया जाता था, ना लगाने का अभियान किया था, यह कथन भी सही है। जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर सुरक्षा पुलिस व्यवस्था पर एक स्थानीय कर के खिलाफ अभियान व्यापक प्रतिरोध रणनीति का हिस्सा था। मध्य प्रांतों में वन आपका कानूनों का उल्लंघन, यह कथन भी सही है। कांग्रेस कार्य समितियों ने वन संसाधनों पर औपनिवेशिक सरकारों के नियंत्रण के खिलाफ विरोध के रूप में यह वन कानूनों के उल्लंघन का प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए, हार्टोग समिति निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश थी? हार्टोग समिति आपका निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश पर थी? और इसमें से जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प आपके जानते हैं कौन सा है? इसने भारत में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के स्थान पर उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया था। प्राथमिक शिक्षा जो आपको प्राइमरी टीचर्स वाले हैं, ध्यान दीजिए। इसने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा पूरे देश में पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य होना चाहिए। उसमें निःशुल्क की बात नहीं की जाती थी। तो ये आपका सिर्फ ए बातें सही है, देख सकते हैं। जो पहली बातें कथन सही है, सरकार ने प्राथमिक शिक्षाओं को नियंत्रण और निरीक्षण की देखरेख करनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पुनर्रचना यानी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है प्रदान किए जाने हैं, यानी उसको दोबारा ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिंपल भाषा में कहें तो। और गलत दो है आपका, हार्टोग समिति ने पूरे भारत में प्राथमिक शिक्षकों को पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की सिफारिश नहीं की थी। इसने सार्वभौमिक मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत करने की बजाय गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने, यानी क्वांटिटी की जगह क्वालिटी का बात किया था, संबोधित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को सीमित करने के ऊपर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, 25 क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू आने वाले समय में करेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर, दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में जानते हैं। दिल्ली घोषणा पत्र आपको लोग के समकक्ष है इस तरह से। दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें सही कहा है। इसमें गोलमेज सम्मेलन जो है में बहुमत आपका प्रतिनिधियों की मांग की गई थी, बिल्कुल बातें सही है। राजनीतिक कैदियों के लिए समान समाधान और सुलभ की नीति अपनाई गई थी। आपका दिल्ली घोषणा पत्र उसी को कहते हैं। दिल्ली घोषणा पत्र कहें या फिर गांधी इरविन समझौता, 1931 की घटना की हम चर्चा कर रहे हैं। 1931 आज से 90 साल पुरानी घटना, लगभग 90 साल पुरानी घटना की चर्चा कर रहे हैं। समझ लीजिए आज हम उसी एरा में हैं, तो क्या होगा। तो ये दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें। जब भी हिस्ट्री पढ़े तो आप उसी एरा में आप पहुंच जाएं मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से आप पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना की शक्ति आपके पास बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन एक जो है आपका, दिल्ली घोषणा पत्र आपको 1929 में ब्रिटिश सरकार के सर्वदलीय सम्मेलन के प्रस्ताव के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी द्वारा जारी किया गया था। आईएनसी ने मांग की कि भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने वाले किसी भी भविष्य के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
जो आपको पता है इस जो गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 लगातार 3 साल चला था। और कांग्रेस जो है पहले में भाग नहीं लिया था, दूसरे में भाग लिया, तीसरे में फिर भाग नहीं लिया था। चलिए, जिसमें से गांधी जी इसको लीड किए थे दूसरे में। कथन 2 है आपका जो है दिल्ली घोषणा पत्र में आपका राजनीतिक कैदियों के लिए समान समाधान और सुलभ की नीति का आह्वान किया गया था। ये 2 भी बातें सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से, भारतीय राज्य सरकार अधिनियम 1919 के कमियों को बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसका सही क्या है इसको जानते हैं। मताधिकार अत्यंत सीमित था, इसके बारे में ये बातें सही है। केंद्रीय स्तर पर विषयों को विभाजन असंतोषजनक था। केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो आपका किया गया था विभाजन, वो भी असंतोषजनक था, भी क्योंकि इंडिया के पक्ष में नहीं था। केंद्रीय स्तर पर आपको विधायिका के पास वायसराय और उनकी कार्यकारी परिषद का कोई अधिकार ही नहीं था, मतलब कि जो बड़े पद थे अंग्रेज अपने पास रखते थे। ये बिल्कुल बातें सही है, तीनों बातें इनकी भी सही है, तीनों बातें सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं, तीनों बातें सही है। इस अधिनियम के माध्यम से आपका जो है संपत्ति, शिक्षा, आय के माध्यम के आधार पर सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई, जिसका अर्थ था कि आबादी का केवल एक हिस्सा जो है मुख्य रूप से अमीर और शिक्षित और अपना मत दे सकते थे। यह इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण कमी थी, ये एक महत्वपूर्ण कमी थी। दूसरा देखें, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, लेकिन केंद्रीय स्तर पर विषयों के विभाजन के पर्याप्त रूप से संशोधित नहीं किया गया, जिससे श्रम और अक्षमता उत्पन्न हुई। आपका कथन 3, वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद का नियंत्रण बनाए रखा गया और ये केंद्रीय विधायकों के प्रति जवाबदेही नहीं था। विधायकों के पास सीमित शक्तियाँ थी और ये कार्यकारी निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज वीडियो का, इस तरह से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व जो है आर्कटिंग होम ऑफ वेदास से संबंधित है? आर्कटिंग ऑफ होम ऑफ वेदास के संबंधित कौन है, आप लोग बताइएगा। इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरला देवी चौधरी या देसाई लियाकत खान। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका देख सकते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ओके, जो है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जो है आर्कटिक आपका होम ऑफ वेदास यानी आर्टिक ऑफ होम ऑफ वेदास से संबंधित है आपका बाल गंगाधर तिलक। इसकी व्याख्या जानते हैं। आर्टिक ऑफ होम ऑफ वेदास यानी बाल गंगाधर तिलक की एक कृति है जो कि एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। ये बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, बताइएगा आप लोग नरम दल से थे या गरम दल से, उग्र थे या आपका नरम दल से थे। इस पुस्तक ने आपका नीलक ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया कि प्राचीन वैदिक जो है आपका सभ्यता आर्कटिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई और बाद में दक्षिण की ओर भारत में चली गई। इसका उनका सिद्धांत जो है भारतीय सभ्यता के लिए एक अधिक प्राचीन और विशिष्ट और विरासत स्थापित करने के उनके व्यापक प्रयास का हिस्सा था। चलिए आप बताइएगा इसके उग्रवादी नेता थे या आपके लोग के 2-3 क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ देता हूँ। तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, किनका है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तुम मुझे खोन दो मैं आज़ादी, इसको मैंने मल्टीपल टाइम आपको कंप्लीट किया था। आप लोग जय हिंद का नारा किन्होंने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? और तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, तीनों का आप लोग बताइएगा ये नारे किनके थे, आप लोग बताइएगा। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं लास्ट मोमेंट में, 2 से 3 मिनट और वेट करेंगे। संस्कृत में आपका 74 में हो जाएगा, राकेश धानु। चलिए 3 का क्वेश्चंस मैंने आप लोग से पूछा, आप तीनों का जवाब दीजिएगा। जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। और अभी आप लोग का तुम मुझे समय दो मैं आपको सफलता देता हूँ। समय और सफलता, समय मांगती है, आपको समय मिले, आपको सफलता चाहिए तो आपको समय देना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है जो भी है आपको समय देना पड़ेगा, आपने इसको समय देना पड़ेगा। 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। पीआरटी में उर्दू में सिख में आपका 48 बन रहा है, संभावना है निराले। नेक्स्ट चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वे सभी लोग का। जल्दी आप लोगों का 6 to 8 वाले जितने लोग आपको इंतज़ार कर रहे हैं मैंने बता दिया आप लोगों को।